साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुवृत्ति क्लासेस में। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आने वाली प्री तथा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आने वाली मेंस परीक्षाओं के लिए अभी मैथ और रीजनिंग की जो सीरीज चला रहे हैं, उसके रीजनिंग के पार्ट 2 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं कि इस पेपर में किस किस तरह के सवाल शामिल किए गए हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल स्लॉक्स का है और स्लॉक्स में आपको पता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कथन है तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मध्य पद। मध्य पद का मान दोनों ही कथनों में या तो 100 होना चाहिए या कम से कम एक कथन में 50 होना चाहिए। अगर दोनों ही कथनों में 50-50 है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रॉपर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, सवाल आपको बोल रहा है सभी कुर्सियां कलम है, कुछ कलम जूते हैं। अब आप देखिए यहां पर मिडिल टर्म कौन सा है, कलम। ये भी 50 है, ये भी 50 है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। अब आप देखिए कुछ कलम जूते हैं, कुछ जूते मेज है, ये भी 50-50 है, मतलब इनके बीच में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मतलब ये हुआ कुर्सी और जूते के बीच में, मेज और कलम के बीच में, मेज और कुर्सी के बीच में कोई भी वैलिड रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। अब आप देखिए कुछ मेज कुर्सियां हैं, मेज और कुर्सी के बीच में रिलेशन नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों ही मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। दूसरा, जूते और कुर्सी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल टर्म कलम है ये वैलिड नहीं है, मतलब दोनों ही निष्कर्ष गलत है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देख लीजिए भाई। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। नंबर सीरीज का सवाल है और नंबर सीरीज के सवाल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस अगर ज्यादा है मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का, स्क्वायर या क्यूब का हो सकता है, और अगर डिफरेंस कम है मतलब 100% मामला जोड़ और घटाने का है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। देखिए 350 और 309। देखिए इस सवाल में पहले मैं देख लेता हूं 350, 309, 272, 239, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम घटा करके देखेंगे। देखिए 350 और 309 के बीच में अंतर कितने का है, 41 का। 309 और 272 के बीच में देखिए 272 28 और 9 37 का डिफरेंस है। इसके बीच में 39 40 32 और 1 33 का डिफरेंस है। लेकिन इससे कुछ कुछ तो सीरीज हमें समझ में आ रही है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अगर इसको करेंगे तो 4 का डिफरेंस, इसको करेंगे तो 4 का डिफरेंस, मतलब अब हमारे पकड़ में सवाल आ चुका है। मतलब अगला डिफरेंस भी कितने का होना चाहिए, 4 का। और अगला डिफरेंस अगर 4 का तो देखिए 41 में से 4 घटाए 37, 37 में से 4 घटाए 33, 33 में से 4 घटाए तो कितना आना चाहिए, 29। मतलब इनके और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 29। तो 239 में से 29 अगर मैं घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 210, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, सिंपल सवाल कहा जाएगा। बस एक बात जरूर है कि यहां पर आपको डिफरेंस 2 बार निकालने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा भी होता है अगर सीरीज में एक दो संख्याएं और होती तो कई बार हमें तीसरी बार भी निकालना होता है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। वैसे यहीं से भी आप समझ सकते थे 41 37 4 का अंतर, 37 33 4 का अंतर, तो 33 29 4 का अंतर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल फिर वही सीरीज का ही है। देख लेते हैं सीरीज में दिया क्या क्या। देखिए 18 है, फिर 38 है, फिर 75 है, फिर 152 है और फिर 303 है, और अगला क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब आप देखिए 18 से शुरू हुआ था 303 तक गया है। डिफरेंस है तो सही लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब यहां या तो समान संख्याओं का गुणा हुआ होगा, और या तो जो अंतर है उसमें समान संख्याओं का गुणा हुआ होगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब ऐसा नहीं होगा 2 3 4, क्योंकि जब 2 फिर 3 का गुणा फिर 4 का गुणा फिर 5 का गुणा तो संख्या तेजी से भागती है, लेकिन यहां पर संख्या तेजी से नहीं भाग रही। मैं ये देख रहा हूं 18 का ये लगभग डबल दिख रहा है। अगर मैं इसको डबल करूं मतलब 18 में अगर मैं 2 का गुणा करूं तो 18 दूनी 36, 38 बनाने के लिए मुझे 2 की आवश्यकता है। ठीक है भाई, इधर मैं अगर देखूं
तो 38 दूनी 76, ये भी ठीक है, गुणे 2 ही है, लेकिन 76 में से ये 1 घटा दिया गया है, ठीक है। 75, 75 में अगर आप देखोगे तो 75 ये भी डबल दिख रहा है, तो 75 दूनी 150 और यहाँ भी धन 2 है। अब आप देखो गुणे 2 धन 2, अब देखते हैं ये वाला मामला फॉलो हो रहा है कि नहीं। 152, 150 का डबल 300 और 2 का डबल 4, मतलब 304, और 300 दिया कितना है 303, मतलब यहाँ भी मामला होगा गुणे 2 माइनस 1 का। अब आप देखिए गुणे 2 धन 2, गुणे 2 ऋण 1, गुणे 2 धन 2, गुणे 2 ऋण 1, तो अगला वाला डाटा क्या होना चाहिए, गुणे 2 धन 2। अब आप देखिए 303 को अगर आप डबल करोगे तो 606 और 2 और जोड़ दोगे तो उत्तर हो जाएगा 608, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। सिंपल ही है, क्योंकि सीरीज में अभी ऐसा कुछ सवाल आ नहीं रहा है जिससे ये लगे कि नहीं जो सवाल है वो काफी कठिन है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 7 बॉक्स जे के एल एम एन और पी को ऊपर से नीचे तक एक ढेर में रखा गया है। फिर आगे क्या कह रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है। ऊपर से नीचे तक मतलब एक तरह से ये सीढ़ी बनी हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि एक इमारत बनाई गई है, ठीक है। बॉक्स पी को ऊपर से चौथे स्थान पर। अब मैं एक काम करता हूं, 7 बॉक्स है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 बॉक्स बन गए। फिर क्या बोल रहा है, बॉक्स पी को ऊपर से चौथे मतलब 1 2 3 4, यहां पर ऊपर से चौथे स्थान पर कौन है, पी। बॉक्स जे के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, तो अगर मैं ये 2 बॉक्स छोड़ दूं तो इसके ऊपर केवल 2 ही बॉक्स आएंगे, मतलब जे यहाँ पे आ जाएगा। बॉक्स ओ और एल के बीच 3 बॉक्स है, अभी कुछ नहीं कह सकते कहाँ पे आएगा। बॉक्स एल को नीचे से दूसरे स्थान पर किसको रख दिया गया है, बॉक्स एल को। अब आप देखिए ओ और एल के बीच 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स अगर मैं देखूं तो इधर से तो हो ही नहीं सकता, तो ओ बट नेचुरल कहाँ आएगा, यहाँ देखिए 1 2 और 3 बॉक्स हो गए ओ और एल के बीच में, ठीक है। बॉक्स एम ना तो बॉक्स पी के आसन्न है, मतलब यहां पे नहीं हो सकता, और ना ही शीर्ष स्थान पर। अब देखिए मेरे पास 3 ही जगह खाली है, ये वाली और ये वाली, और साफ साफ उसने बोल दिया कि पी के आसन्न भी मतलब इसके आसपास में नहीं हो सकता, शीर्ष में भी नहीं हो सकता, तो बचेगा कहाँ, नीचे। अब आप देखिए जितने भी डाटा हमको दिए गए थे तो उसमें क्या क्या आ गया, जे आ गया, के नहीं आया हुआ है, यही के मैं यहाँ पे, सॉरी अभी तो 2 जगह खाली है, ओहो 2 जगह खाली, ठीक है, ठीक है। बॉक्स ओ और के बीच में न्यूनतम 2 बॉक्स, ओ और के बीच 2 बॉक्स। इधर अगर मैं के रख दूंगा तो कोई बॉक्स नहीं आएगा, यहाँ के आ जाएगा, तो बचा क्या, एन बचा, तो एन कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, एन और के बीच कितने बॉक्स है, एन और के बीच कितने बॉक्स है, तो एन और के बीच में ये कितने बॉक्स है, 3, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। सवाल में कुछ ऐसा खास नहीं था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 6 3 5 4 7 9 8 1 को प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले तो आप संख्या को लिख लीजिए, फिर उसको बाएं से दाएं बोले चाहे दाएं से बाएं बोले, अल्फाबेट्स में भी यही आता है, वहां भी आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है, और फिर ये देख लेना है कि किनका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा। अब आप देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, 6 3 5 4 7 9 8 और 1। अब आप देखिए कहां से सेट करा रहा है वो, बाएं से दाएं आरोही में, मतलब यहां से शुरू करना और बढ़ते क्रम में यहां जाना। तो सबसे छोटा तो 1 है, तो 1 तो यहीं आ जाएगा। 1 के बाद देखिए 3 है, देखिए मैं अलग कलर ले लेता हूं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देखिए यहां मैंने 1 ले लिया, फिर 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3, 3 के बाद फिर ये आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5, 5 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद। अब आप देख लीजिए कितनी जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है। यहां देखिए 6 1 कोई मतलब नहीं, एक जगह तो आपको ये दिख गई, 5 4 4 5 7 6 9 7 कोई मतलब नहीं, 2 जगह, मतलब टोटल कितने ऐसे हैं, कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है, तो 2 अंकों की। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए सवाल में बोल रहा है एक सीरीज दी गई है, सीरीज। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सीरीज आए तो आपको एक नजर देखिए, सीरीज में क्या क्या दिया गया है, SNC QPA QRY और MTW, आगे वाली आपको निकालनी है। अब आप देखिए मैं क्या बोलता हूं,
एक बार आप नजर जो है आंसर पे जरूर मारिए, क्योंकि हमें ये देखना है डिफरेंस कहाँ पर है। जहां पर अंतर होगा, अगर मान लीजिए पहले में ही 2 ऑप्शन हमें मिल जाए तो हम पहले को भी चेक करेंगे, दूसरे में भी, क्योंकि बार बार चेक करने का, जैसे यहाँ पे 3 है तो तीनों को चेक करने का कोई तुक बनता नहीं है। अब यहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, मतलब एक चीज तो पक्की है कि पहले स्थान पर के आएगा, तो मैं पहले को क्यों चेक करूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरे स्थान पर यू भी, मतलब यू है या भी है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखिए एन है, देखते हैं सर, देखिए एन है, एन के बाद पी है, तो एन ओ पी, पी के बाद सॉरी, पी के बाद क्या है, आर है, आर के बाद क्या है, टी। देखिए एन ओ छोड़ के पी, पी छोड़, पी के बाद क्यू छोड़ के आर, आर के बाद एस छोड़ के टी, तो टी के बाद यू छोड़ के क्या आ जाएगा। ठीक है, मतलब यू वाले जो है वो गलत हो जाएंगे, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। अब तीसरे स्थान की बात हो रही है, तीसरे स्थान की, तो अब तीसरे स्थान के लिए क्या करना है, तीसरे स्थान के लिए भी देख लेते हैं भाई, तीसरे स्थान के लिए क्या करना है। देखिए यहां पर क्या है, सी है, फिर ए है, ए के बाद वाई है, और वाई के बाद। अब आप देखो, देखिए यहां से ये घटते क्रम में है, यहां से बढ़ते क्रम में है, तो मैं यहां से चेक करता हूं। देखिए डब्लू, डब्लू के बाद एक्स छोड़ के वाई कर दिया, वाई के बाद जेड छोड़ के ए कर दिया, ए के बाद बी छोड़ के सी कर दिया, मतलब इधर से ये बढ़ते क्रम में है, एक एक छोड़ के। तो अब आप खुद सोचो, यू वी डब्लू, मतलब डब्लू के पहले क्या आएगा, वी, और वी के पहले क्या आएगा, यू, तो वी को छोड़ना है, लेना किसको है, यू को, तो यू को हम ले लेंगे। अब आप देखिए वी के बाद यू जहां भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ वी के बाद वी है, ये उत्तर नहीं हो सकता, वी के बाद यू है, मतलब यही मेरा उत्तर है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये एस क्यू ओ वाले को चेक करने से बच गया। क्यों, क्योंकि चारों ऑप्शंस में पहले स्थान पर क्या ही था, तो मैं क्यों चेक करूं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, किसका सवाल है ये, ओ हो, ठीक है। देखिए इनको बदलना है, इनको बदलना है, ठीक है, और बदलने के बाद क्या होना चाहिए, अक्षर समूह को बदलना है, बाईं ओर दिए गए अक्षर समूह जो पैटर्न और संबंध है, मतलब इधर का जो संबंध है और इधर का जो संबंध है वो समान होना चाहिए, सवाल यही तो कह रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, देखिए हैश को ही चेक करता हूं। देखिए GHIJKL ज्यादा दूर हो रहा है, ठीक है ना, तो LMNOPQRS, ठीक है। देखिए फिर ये देखिए PLMNOP, फिर R, फिर B, सब दूर दूर है, तो मैं एक काम करता हूं, इसकी नंबरिंग कर लेता हूं। देखिए L का नंबर कितना होता है, 12, ठीक है, F का नंबर कितना होता है, 6, और इसका नंबर कितना होता है, 9, ठीक। G का नंबर कितना होता है, 7, 7, 5, 12। S का नंबर स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट हमेशा 19 होता है, L का नंबर 12। देखिए 7, 5, 12, 12, 7, 19, बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। यहाँ देखिए P प्लेट का नंबर कितना होता है, 16, 16 में से 4 घटा दिया 12। O का नंबर कितना होता है, 15। अब यहाँ देखिए 16 में से ये 4 घट के 12 आ रहा है, 15 में 4 जुड़ के 12 आ रहा, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। आर का मतलब कितना होता है, 18, और एम का मतलब कितना होता है, 13। देखिए 18 में से 6 गया, 18 में से 6 गया 12, और 13 में आप 6 जोड़ोगे तब 19 आएगा। अच्छा ठीक, एक चीज हो, सॉरी, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें दूसरे स्थान पर लेना है। तो देखिए 16 में से 4 घटाएंगे 12, और 19 में से 4 घटाएंगे 15, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है। जे का नंबर कितना होता है, 10। देखिए 10 में से 4 घटा दिया 6, एम का नंबर कितना होता है, 13, तो 10 में से 4 घटाया वो, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आना चाहिए, ये 9 बराबर है। फिर देखिए पी का नंबर कितना होता है, 16, और यहाँ पे एम का नंबर कितना है, 13, एम का 13 में से 4 घटा दिया 9, तो 16 में से 4 घटा दिया 12, और एल 12 का नंबर है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर जो नंबर आया वो कितना आया, देखिए 16, 10 और 13, ये लेफ्ट था। राइट में क्या दिया हुआ है, राइट में क्या दिया हुआ है, राइट में आ गया 12, 6 और यही तो आया। और इस तरफ में देखिए आप, इधर क्या दिया हुआ था, इधर दिया हुआ था, इधर हमारा जो आया है वो आया है 15, 9 और 12, और इसकी तरफ क्या था, इधर क्या आया था, इधर देखिए कितना था, 19,
13 और 16। अब आप देखो 16 में से 4 घटाया 12, 10 में से 4 घटाया 6, 13 में से 4 घटाया 9, 19 में से 4 घटाया 15, 13 में से 4 घटाया 9, 16 में से 4 घटाया 12। ये बिल्कुल फिट हो गया। तो जहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो, डिस्टेंस ज्यादा हो, अगर ये बिल्कुल लगातार होता, जैसे मान लीजिए यहाँ जी था, जी के बाद एच या एफ या ई या आई, मतलब एक या दो अल्फाबेट से अगर छूट रहे होते तो फिर मैं अल्फाबेट से पकड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा था, इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए सवाल हमसे कह रहा है धन और ऋण को आपस में बदल दिया जाए, गुणे और भाग को आपस में बदल दिया। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहला काम ये करिए कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स को आप एक बार लिख लीजिए। देखिए मैं लिख लेता हूं, देखिए 20 है, अभी मैं चिन्ह नहीं लगाऊंगा, फिर 80 है, फिर 80 है, फिर 80 के बाद ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, भाग का चिन्ह तो लगा ही नहीं है। एक काम करता हूं, मैं 16 को अलग लिखता हूं, 5 को अलग लिखता हूं, 15 को अलग लिखता हूं, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अब आप देखिए ऋण और धन को आपस में बदला है, मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ ऋण, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा धन। गुणे और भाग को आपस में बदला, तो यहाँ गुणे लगा तो यहाँ मैं कर दूंगा भाग। ठीक है, फिर देखिए ऋण भाग, यहाँ पे भाग का चिन्ह होगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, भाग लगा, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ भाग लगा हुआ है तो यहाँ गुणे, और यहाँ धन लगा हुआ है तो यहाँ। ये सवाल मुझे लगाना है, सवाल में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, जरा सा प्रिंटिंग मिस्टेक। अब आप देखिए सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ये वाला पोर्शन हल होने वाला है। देखिए 80 में से 16 का भाग देंगे 5, और 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25। अभी देखिए 20 + 25 - 15। ठीक है, 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 10, और 20 और 10 कितना हो जाएगा, उत्तर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, कोई दिक्कत इसलिए नहीं है, थोड़ा सा ये जरूर था कि यहाँ भाग का चिन्ह नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब कभी भी ऐसा सवाल आता है आपको सबसे पहले नंबर्स लिखने हैं और फिर जो नंबर है वो चेंज करके लिख देना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी बहुत सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी वाला क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए एक सभा में 7 सदस्य ABCD उत्तर की ओर सम्मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ई के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 7 सदस्य उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब ये लीनियर का मामला है, सर्कुलर का मामला नहीं है, किसका मामला है, लीनियर का मामला है। और कितने हैं, 7 आदमी। तो मैं एक काम करता हूं भैया, हम पहले 7 कुर्सियां तो लगा दें, 7 लोगों को बैठाना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अब आपको क्या बोला, ई के बाएं केवल 2 व्यक्ति, बायां तो इधर से, ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट, तो ई के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, मतलब ई तो 100% इस जगह पर आ जाएगा। तो ई के बाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ ई के निकटतम दाएं बैठा है, तो ई के दाएं कौन बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है, एफ ई के निकटतम दाएं बैठा है, सी बी के निकटतम बाएं बैठा है। अभी इसको हम नहीं ले रहे क्योंकि ना तो मेरे पास सी है ना मेरे पास बी है। डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी पंक्ति के सबसे अंतिम छोर पर है, जी पंक्ति के सबसे अंतिम छोर पर है, ठीक है। पंक्ति के ठीक मध्य में, अब आप देखिए 7 लोगों का मामला है, मतलब ये आदमी तो मध्य हो जाएगा, ये वाला मध्य कहलाएगा एफ। क्या बोला, पंक्ति के ठीक मध्य में रखे गए व्यक्ति का ना तो ए और ना ही डी निकटतम पड़ोसी, मतलब इस पॉइंट पर ए और डी नहीं आ सकते, ठीक है, नहीं आ सकते। पंक्ति के दाएं छोर पर है, दाएं छोर पर कौन बैठा है, जी पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा है, सॉरी, ठीक है। अब आप देखिए जो हमने छोड़ दिया था वो क्या क्या है, डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना, सी बी के निकटतम बाएं बैठा है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कोई गुंजाइश है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, 2 लोगों के लिए चाहिए हमें, तो सी बी के अगर बाएं बैठा हुआ मतलब 100% ये है कि सी और बी यहाँ पर आ जाए। सी बी के निकटतम बाएं बैठा, डी पंक्ति के अंतिम छोर पर अगर नहीं है तो डी कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पर, तो अब बचा कौन, ए आ जाएगा। यहां पर मेरे से पूछा क्या गया है, दाएं छोर पर कौन बैठा है, ए दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को केवल एक ही बात बोलूंगा, शुरुआती दौर में आपको केवल उन लोगों को बैठाना है जिनका स्थान बिल्कुल फिक्स है, आप उनको मत बैठाइए जहां पर कोई भी दिक्कत है, आप उस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। जब जितने लोग फिक्स वाले उनको बैठा लेने के बाद फिर आप जब वहां लौटोगे तब आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। जरूरी नहीं है कि आप क्रम में ही चलते चले जाओ, जिसकी पोजीशन फिक्स है पहले आप उसको बैठाइए।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है सवाल हमसे? 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश को शीर्ष से 9वां स्थान प्राप्त होता है। दिनेश का स्थान रमेश से 6 स्थान नीचे है, 6 स्थान नीचे, मतलब उसका कौन सा हो जाएगा? 15वां। ठीक। फिर आपको बोल रहा है कितने छात्रों का स्थान दिनेश के नीचे था। दिनेश का स्थान रमेश से 6 स्थान नीचे है, तो जब दिनेश का जो स्थान है, दिनेश का जो स्थान, ये कितना हो जाएगा? 9 + 6 मतलब कौन सा हो जाएगा? 15। क्या आपको अगर नहीं समझना है, देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं? 8, और यहाँ पे कौन बैठ गया? रमेश। यहाँ पर बैठ गया रमेश, ये 9वें स्थान पर। इससे 6 स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 स्थान नीचे। देखिए दिनेश रैंक्स 6 प्लेसेस बिलो रमेश। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? दिनेश। अब आप देखिए ये 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। एक आदमी खुद है, वो है दिनेश है, मतलब उसका स्थान कौन सा है? 16वां। ठीक, तो अब आप इसमें देखिए टोटल विद्यार्थी कितने थे। अब आप देखिए रमेश की पोजीशन जो है, रमेश की पोजीशन है 9th, और दिनेश की पोजीशन जो है, दिनेश की पोजीशन कौन सी है? 16th। ये तो आपको सवाल में दिख गया। अब आपको 37 विद्यार्थी, तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, P1 + P2 - 1 बराबर क्या होता है? टोटल। या अगर मुझे ये वाली पोजीशन निकालनी है तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? T - P1 + 1, ये हो जाएगा सब। अब आप ये पोजीशन तो मेरी दिनेश की पता है 16वीं है, और ये भी टोटल पता है, तो 37 - 16 + 1 तो 38, 38 में से 16 घटा देंगे 22, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मुझसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये स्लॉक्स का दूसरा क्वेश्चन। फिर वही बात, स्लॉक्स में क्या करना है? स्लॉक्स में हमें केवल एक काम ये करना है कि अगर 2 या 2 से अधिक के तरह, तो मिडिल टर्म आप सबसे पहले देख लो। और मेन चीज ये है कि आपको देखना क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष किसके बीच में पता? देखिए प्याज और आलू, प्याज और आलू, मतलब यहाँ पे तो मुझे टमाटर और बैगन दोनों को देखना पड़ेगा। टमाटर और आलू, टमाटर और आलू किसी को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टमाटर और आलू केवल पहले कथन में ही है, वहीं से रिजल्ट निकलेगा। कोई टमाटर आलू नहीं है, टमाटर और आलू का भी आपको यहीं से देखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कंट्राडिक्टरी लग गया, सभी और कोई, लेकिन अब कंट्राडिक्टरी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी के साथ कुछ होना चाहिए, और अगर कोई है तो भी कुछ होना चाहिए। मतलब कंट्राडिक्टरी मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर के कंट्राडिक्टरी तब बनती है जब एक में सभी हो तो दूसरे में कुछ हो, कोई हो तो भी कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी और कोई है, मतलब इन दोनों से मिलाकर के कंट्राडिक्टरी नहीं बनेगी। या तो सकारात्मक वाला सही होगा या तो नकारात्मक वाला सही होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। देखिए मैं जो आपको कह रहा हूं, सबसे पहले हम मिडिल टर्म देखते हैं। मिडिल टर्म देखिए, यहाँ टमाटर 50 है और यहाँ टमाटर 100 है, मतलब इनकी तो वैलिडिटी है, ये मिडिल टर्म वैलिड है। बैगन यहाँ 50 है और बैगन यहाँ 100 है, मतलब ये मिडिल टर्म भी वैलिड है, दोनों मिडिल टर्मों का वैलिडेशन है। ठीक है, अब आप देखिए कुछ प्याज आलू है, प्याज और आलू के बीच की बात हो रही है। तो अब आप एक चीज देखो, प्याज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50, आलू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 100। यहाँ प्याज की वैल्यू है 50, आलू की कितनी है? 50। अब देखिए 50 वाले का 50 तो हो ही सकता है, 100 वाले का भी 50 हो सकता है, 100 वाले का 50 हो सकता है, 50 वाले का 100 नहीं हो सकता। अब 100 रुपए अगर घर से लेके गए हो तो 50 का सामान ला सकते हो, लेकिन अगर आप 50 रुपए घर से लेके गए हो तो 100 का सामान नहीं मिलेगा। यही चीज यहाँ पर है, 100 रुपए ये लेकर के गया था, कितने का सामान लेके आया? 50 का, मतलब ये वाला निष्कर्ष मेरा सही है। सभी टमाटर आलू हैं, केवल इसकी बात हो रही है। देखिए टमाटर यहाँ कितना है? 50, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया है? 100। अब 50 लेके जाएगा तो 100 लेके तो आ ही नहीं सकता, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। अब आप देखिए कोई टमाटर आलू नहीं है, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, तो ये भी गलत है। अब यहां पर एक चीज जरूर हो सकती थी कि अगर कोई की जगह कुछ हो जाता या सभी की जगह कुछ हो जाता तो उत्तर आपका या तो 2 या तो 3 ये बन सकता था, मतलब कंट्राडिक्टरी यहां पे लग जाती। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल गलत। पहला करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्या क्या दिया हुआ है, अब आप देख लो। इसको ऐसे डायरेक्ट भी आप चाहो तो लगा सकते हो, देखो नंबरिंग भी करके हम लगा सकते हैं। NRUP है, फिर है BF ID है, फिर है KO और RN है, फिर है
QS, QU और XS। अच्छा, इसमें करना क्या है हमें, तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग समूह बनाते हैं और एक जो है वो इनसे अलग है। ठीक है, अब देखिए एक तो तरीका है नंबरिंग करने का, आप नंबरिंग करके निकल सकते हो। दूसरा तरीका, अगर ये नजदीक नजदीक है, देखिए N है, R है, P है, ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है, N O छोड़ के P, Q छोड़ के R, S और T छोड़ के U। ठीक है, देखिए चाहे आप इसकी नंबरिंग कर लो, चलो मैं इसकी नंबरिंग आपको, देखिए N छोड़ के P, O छोड़ दिया, P आ गया, फिर यहां से यहां गया, Q छोड़ के R आ गया, फिर 2 छोड़ करके ये आ गया, ये पोजीशन बन रही है। ठीक है, एक छोड़ा, फिर एक छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, तो अब एक छोड़ा तो B, C छोड़ के D, E छोड़ के F, G और H छोड़ के I, मतलब ये भी इसी को फॉलो कर रहा है। K, L और M छोड़ के N, मतलब ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। Q, R छोड़ के S, T छोड़ के U, V और W छोड़ के X, मतलब मेरा उत्तर तो हो जाएगा ये वाला। एक तरीका तो ये था। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बोल रहा हूँ, नंबरिंग करके भी आप देख सकते थे। देखिए नंबरिंग करने में क्या था, N का नंबर कितना है 14, इसका कितना है 18, P का कितना है, P का है 16 और U का है 21। देखिए 14, 2, 16, 2, 18, 3, 21। ठीक है, P का नंबर है 2, F का नंबर है 6, I का नंबर है 9 और ये 4, 2, 4, 6, 6, 3, 9। ठीक है, देखिए K का नंबर कितना है 11, O का नंबर कितना है 15, R का नंबर कितना है 18 और ये है 14। अब आप देखिए 2, 2, 4, तो 11, 2, 13 यहाँ पे होना चाहिए था, फिर 13, 2, 15, 15, 3, 18, मतलब इस N की जगह अगर इसने M कर दिया होता तो मेरा उत्तर ये वाला भी सेम सीरीज को फॉलो कर लेता। यहाँ देखिए Q का नंबर कितना होता है 17, U का नंबर कितना होता है 21, X का नंबर कितना होता है XYZ 24 और S का नंबर कितना होता है 20। ये देखिए स्टूडेंट 19 होता है, सॉरी यार स्टूडेंट है, टी नहीं, तो 17, 2, 19, 19, 2, 21 और 21, 3, 24। नंबरिंग करके करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर नजदीक का मामला है तो मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूं कि अगर नजदीक का मामला है तो वहां पे नंबरिंग करने की बजाय आप उसको, अगर वो 1 या 2 छोड़ करके आगे बढ़ रहा है तो अब बेहतर ये है कि आप उसको डायरेक्ट करें। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है देख लीजिए, यदि किसी कूट भाषा में ट्रिपल को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में विक्ट्री को क्या लिखा जाएगा। जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो उसके तरीके 2 होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि अगर ये 2 दिया गया, जैसे बोल दिया ट्रिपल को ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तब आपको ये देखना होता है कि क्या उसमें कुछ कॉमन जो पूछा जा रहा है ऐसा तो नहीं कि उन दोनों में आ चुका हो। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए यहाँ पर टोटल अल्फाबेट्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। देखिए 3, 3, 6 और 1, 7, मतलब बराबर है, तो कुछ तो मामला है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा उठा करके इसकी नंबरिंग कर दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ट्रिपल, ट्रिपल TRIPPL और E। देखिए स्टूडेंट टीचर ये कितना है 20, ये कितना है 18, ये कितना है 9, ये कितना है 16, ये 16, ये 12, ये 5, यही है मामला। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। देखिए अगला क्या बोल रहा है, DMOQ, HSS। D का नंबर 4, ये 13, O का 15, ये 17, H का 8, स्टूडेंट 19। ठीक है, अब आप देखिए ये किसके नजदीक दिख रहा है। देखिए यहाँ 20 है, 20 से 19, 18 से 19, एक बार घटा एक बार बढ़ा, तो फिर वही सीरीज 9 से 8 एक बार घटा एक बार बढ़ा, फिर देखिए 16 से 15 एक बार घटा, 12 से 13 एक बार बढ़ा और 5 से 4 हुआ, एक बार घट रहा एक बार बढ़ रहा। अब इसको मैंने यहां क्यों रिलेट किया, देखिए 20 और 18 इन दोनों में से कोई, या तो अगर ऐसा होता कि मान लीजिए कि ये 3 को अलग कर दिया गया होता, 3 को अलग कर दिया गया होता, तो 9 का 4 था, तो 20 का 15, देखिए 5 कम 5 कम 5 कम। ठीक है, ये वाला भी सीरीज बैठ रही है, लेकिन यहां पर आप जब जैसे आप देखोगे 3 कम 3 ज्यादा 7 ज्यादा, सीरीज टूट गई, सीरीज ब्रेक हो गई। ठीक है, तो अब चूंकि 7 थे तो 7 के लिए तो एक ही चीज हो सकती थी ना, कि या तो वो 3 3 का पेयर बना करके बनाता,
और या तो फिर वो डायरेक्ट बना रहा है। तो अब इस 20 के नजदीक मुझे 4 तो दिखेगा नहीं, तो 20 के नजदीक मुझे क्या दिख रहा है 19, मतलब मेरी निगाह यहां ना जाके सबसे पहले यहीं पर गई, और यहीं पर गई तो मैंने देखा यार 20 का 19 है, 18 का 19 है, मतलब एक पैटर्न तो फॉलो हुआ। फिर 9 का 8 है, 16 का 17, यहां भी वही पैटर्न फॉलो हुआ। 16 का 15 है, 12 का 13, यहां भी वही पैटर्न फॉलो हुआ। 5 का 4 है, अगर अगला कोई डाटा होता तो वो 1 बढ़ गया होता। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे देखा जाए, तो अब आप देखिए क्या है विक्ट्री का कितना है v क्या है 22, फिर 9, फिर 3, फिर टीचर 20, फिर 15, फिर 15 के बाद कितना है 18, 18 के बाद कितना है 25। तो अब देखिए 22, तो 22 का अब यहां से शुरू होगा 21 कम, फिर 9 का कितना हो जाएगा 10, फिर 3 का 1 कम तो कितना हो जाएगा 2, तो 20 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा 21, 15 से 1 कम तो कितना हो जाएगा 14, 18 से 1 ज्यादा तो कितना हो जाएगा 19, फिर 25 से कम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब आप देख ले 24 किस पर है, सभी में अलग अलग है, देखिए जेड है, यू है, डब्ल्यू है, एक्स है। ठीक है, अब 24 किसका नंबर है, 24 सीधा सीधा इसका नंबर है, और ये नंबर हमेशा फॉलो होगा। अब आप देख लीजिए, एक और चेक कर लेता हूं मैं, ये बी का नंबर तो सभी को याद रहता है 2 है, ये देखिए जे का 10 है, यू का 21 है, मतलब मेरा आंसर कितना है चौथा नंबर। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो अगर डिफरेंस कम है तो बेहतर यह है कि आप उसको अल्फाबेट से पकड़िए, लेकिन अगर मामला किसका आता है कोडिंग का आता है तो वहां पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहला नंबर आप काम करिए और वो है नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मुझसे क्या कह रहा है, ओहो हो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना है कि मुझे पूछ क्या रहा है, बीई से किस प्रकार संबंधित है मतलब यहाँ पे ऑप्शंस के सहारे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को हल ही करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए a%b, आप इसको पूरा मत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये देखिए और फिर इसके बाद सीधे सवाल पे आ जाइए। a%b, परसेंट का मतलब क्या है पिता, तो a b का पिता है, तो a जो है वो b का पिता है, b क्या है लड़का है लड़की है अपने को पता नहीं है। फिर B एंड C, देखिए एंड का मतलब क्या है पति है, मतलब B C का पति है, B C का पति है। ठीक है भैया, तो ये B C का पति है, ये अगर पति है तो ये 100% पत्नी होगी। ठीक है, C हैज D, हैज का मतलब क्या है बहन, C D की बहन है, तो C बहन किसकी है D की। ठीक है, ये डबल लाइन मतलब पति पत्नी है, सिंगल लाइन मतलब भाई बहन है, C D की बहन है, ध्यान रखिएगा। D क्या है अभी तक पता नहीं चला है। फिर D @ E, एट द रेट का मतलब क्या है पुत्री, तो D किसकी पुत्री है E की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा D E की पुत्री है। E लड़का है कि लड़की है अपने को पता नहीं। अब आप यहाँ देखिए, इस सवाल को देख के क्या लग, देखिए E के 2 पुत्र हैं D और C, C की शादी हुई है B से, और B का जो पिता है वो कौन है A। अब पूछा क्या है B E से किस प्रकार संबंधित है, B E से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ई की लड़की के साथ इसकी शादी हुई है, मतलब ये क्या हो जाएगा दामाद, सन इन लॉ, सन इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दामाद, ये है आपका उत्तर। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन कहा जाएगा क्योंकि सवाल में कुछ ऐसा टिपिकल मामला था नहीं। ये देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सवाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। सवाल क्या कह रहा है, रंजीता पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है पूर्व में जा रही है, अस्पताल पहुंचने के लिए 35 मीटर चलती है बाएं मुड़कर। देखिए जब कभी भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी, ये बात हमेशा याद रखनी, जब कभी भी आप दाएं जाएंगे या राइट में जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, जब आप कभी बाएं जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे तो ऐसे। दूसरी एक बात, जब मामला दूरी का होता है तो दूरी के मामले में समान दिशा की जो दूरियां होती हैं वो जुड़ेंगी, विपरीत दिशा की जो दूरियां हैं वो घटेंगी, और अगर ना तो मामला समान का है और ना ही विपरीत का है तो फिर वहां पर पाइथागोरस लगेगी। अब यहां पर मामला क्या है, लास्ट में पूछता क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, दूरी पूछ लिया है। अब दूरी पूछ लिया तो मेरी मजबूरी है दिशा लेके चलना। अगर उसने केवल दिशा पूछी होती कि अब उसका मुख किस दिशा पर है तो मैं कुछ नहीं देखता, केवल मुड़ते चले जाता। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, मतलब किसी के सापेक्ष अगर कोई दिशा पूछी जा रही है तब भी आपको दूरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए वह अस्पताल पहुंचने के लिए 35 मीटर चलती है, मतलब पूर्व में वो लड़की क्या की, वो लड़की क्या की है, पूर्व में कितना चली है
पूर्व में वो गई है 35 मीटर, मतलब वो ईस्ट में जा रही है 35। ठीक है भाई, ये हम चले गए 35। फिर क्या की है, बाएं मुड़कर, बाएं, अब ईस्ट के बाद बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ पहुंचेगा, तो नॉर्थ गई, नॉर्थ में कितनी चली, 30 चल गई, ये 30 चला दिया हमने। फिर बोल रहा दाएं मुड़ी, अब देखिए नॉर्थ के बाद दाएं मुड़ेगी तो फिर ईस्ट में पहुंच जाएगी, ये ईस्ट में पहुंची, मेडिकल की दुकान के लिए 40 मीटर चली, अब ये फिर 40 चल गई, अंत में फिर दाएं मुड़ी और बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए 30 मीटर और चली, तो ईस्ट से दाएं मुड़ेगी तो साउथ पहुंच जाएगी और 30 मीटर और चली। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, अब देखिए दूरी निकाल दें, दिशा से रिलेशन नहीं। तो अब यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, समान दिशा है तो दूरी जुड़ेगी, विपरीत दिशा है तो घटेगी, ना समान है और ना विपरीत है तो वहां पे पाइथागोरस लगेगा। अब यहाँ देखिए समान दिशाएं कौन कौन सी हैं, ये ईस्ट और ईस्ट समान है, नॉर्थ और साउथ ये क्या है, विपरीत है, तो नॉर्थ का भी 30 है, साउथ का भी 30 है, तो कैंसिल, मतलब यहाँ पर आ गया क्या, ईस्ट, 35 और 40 कितना आ गया, 75। अब यहाँ पर आप खुद देखो कि दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें केवल दूरी से मतलब है, मेरा उत्तर हो जाएगा 75 मीटर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, मुझे जहां तक भरोसा है कि आपको इन तरीकों से मजा आ रहा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम में आप जितनी जल्दी सवाल के आंसर तक, एग्जामिनर आपसे ये बिल्कुल नहीं जानना चाह रहा है कि आप सवाल को कितने बेहतर तरीके से डील करते हैं। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है, यहां पर एग्जामिनर केवल ये चाहता है कि आपकी सोच, आपका कैलकुलेशन कितना प्रॉम्प्ट है, आप आंसर तक, रिजल्ट तक आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हो। तो आपको हमेशा ऐसे ही तरीके अडॉप्ट करने चाहिए जिससे आप आंसर को तुरंत निकाल सकें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक विशेष कूट भाषा में मेंढ को ये लिखा जाता है, माइन को ये लिखा जाता है, तो कूट भाषा में अब देख लीजिए, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप इससे उलझ मत जाना। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको एक बात ये चीज जरूर देखनी है कि पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है। तो अब मेरे से पूछा क्या जा रहा है, केवल आई के बारे में उसने चर्चा की है। अब देखिए MEND है और MINE है, देखिए आई इसमें आया हुआ है, आई इसमें आया हुआ है, तो अब आप खुद देखो MI के अलावा यहाँ क्या आया है, MN और E, MN और E तो यहाँ भी है, तो देखिए MEEN। अब अगर ये 3 शब्द रिपीट है तो इनके अल्फाबेट्स, मतलब इनके जो कोड है वो भी तो रिपीट हुए होंगे। तो अब वो जब रिपीट हुएगा तो देखिए 3 1 8 6 में, देखिए 3 आया हुआ है, 1 आया हुआ है, 6 आया हुआ है। अब अगर मेरे से आई का पूछा जाएगा तो आई का उत्तर क्या हो जाएगा, 2, और अगर मेरे से डी पूछा गया होता तो डी का उत्तर क्या हो जाता, 8। मेरे से पूछा गया है आई का उत्तर हो जाएगा 2, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आपको यहां पर यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि सवाल हल करते समय आप एक बार ये जरूर देख लें कि सवाल में हमसे पूछा क्या गया। सवाल के साथ आप उलझना वहां मत शुरू करें, ठीक है ना। एग्जामिनेशन हॉल प्रश्न के साथ युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता है, प्रश्न के साथ युद्ध लड़ने का जो टाइम है, जो जगह है, वो है आपका घर, और दूसरा जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा, ठीक है ना। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संबंध लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या दिया गया, सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तब निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 5वें स्थान पर है। हटाया किसको गया है, प्रतीकों को, केवल प्रतीकों को, मतलब ना तो अल्फाबेट्स को हटाया गया है ना नंबर्स को हटाया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, दाएं से 5वां, तो हम दाएं से ही गिनते हैं। तो देखिए 1 ये प्रतीक है तो कोई मतलब नहीं, 2 3 4 प्रतीक है तो कोई मतलब नहीं, 5, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा L, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। वहां भी आप यही करिएगा, पूरी सीरीज लिखने मत लगिएगा, गिन लीजिए, केवल प्रतीक को हटाना है, प्रतीक को मत गिनिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे फिर वही वाला सवाल है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसमें से ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। संख्या देखिए, सवाल में आपको सीरीज ये ढूंढनी है, संख्या, उसके पहले होना चाहिए एक प्रतीक और फिर होना चाहिए संख्या। अब आप देखिए आपकी निगाह कहां पे जाएगी, जहां पे 2 संख्याएं एक साथ हैं, जहां पर 2 संख्याएं एक साथ है। क्यों, क्योंकि संख्या के बाद संख्या आनी चाहिए, यही तो सवाल कह रहा है मुझे। तो अब देखिए मैं 2 संख्याओं की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे कोई 2 संख्या नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये 2 संख्याएं मुझे मिल रही हैं, और 2 संख्याओं के पहले क्या आना चाहिए, प्रतीक, ये मिल रहा है, मतलब एक तो मेरी ये पोजीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं, ये 1 है, 2, इसके पहले प्रतीक बिल्कुल है, एक मेरा ये सीरीज हो गया। अब और कहीं है 2 संख्याएं, बिल्कुल नहीं है, एंड है 15, देखिए ये 15,
15, 1 और 5 और ये एंड, ये भी प्रतीक है, मतलब ये तीसरी स्थिति मेरी ये वाली बनी। ठीक है ना, मतलब टोटल ऐसी कितनी है, 3 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर 2 ना उत्तर होगा, दूसरे में 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्या है सवाल में, संख्या संख्या प्रतीक। तो अब आप दो संख्याओं को पकड़ो ना यार, दो संख्याएं आप देख लो जहां पर इकट्ठी, बस उसके पहले आप प्रतीक देख लो है कि नहीं है। और यहां पर इत्तेफाक ये है कि तीनों ही जगहों पर जहां जहां पे डबल संख्याएं आई हैं उसके ठीक पहले प्रतीक दिया गया, मतलब मेरा आंसर कितना है, 3 है। तो इन सवालों में ज्यादा टाइम किल करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की एक सप्ताह अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाली परीक्षा है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। पहले तो आप यही इसको तो लिख ही लो, मंगल। अब आप ये मत बोल देना कि मैंने ये नहीं देखा है कि लास्ट में पूछा क्या है, क्योंकि जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो सवाल तो इसी से रिलेटेड पूछेगा ना भाई। ठीक है, रविवार, गुरुवार एकमात्र अंतर का दिवस है, मतलब गुरुवार को कुछ नहीं होना है, ये जगह खाली है। ठीक है, ई की परीक्षा शनिवार को है, यहां पर ई की परीक्षा, ये मैंने ई ले लिया। जो जो पहले दिया हुआ है वो पहले मैं लिए जा रहा हूं। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच में एक दिन का अंतर होता है जिसे अंतर दिवस कहते हैं। अंतर दिवस यही है, ए और एफ। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ए ऊपर है कि एफ ऊपर है, इसलिए अभी मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं। ए और एफ की परीक्षाओं को ये मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि अंतर होता है जिसे अंतर दिवस कहते हैं। और पहले ही आपको ये देख चुका है कि गुरुवार अंतर का दिवस है, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया तुरंत। ठीक है, लेकिन ए और एफ में कभी ये क्लियर नहीं कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे। ठीक है, डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले। अब आप देखो, एफ के ठीक पहले किसी की परीक्षा हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहां पर है एफ, यहां पर है ए, और डी की परीक्षा इसके ठीक पहले, मतलब ये मंगलवार को है। ठीक है, डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले है, लेकिन सी के ठीक बाद है, सी के ठीक बाद है। ठीक है, सी के ठीक बाद है। बी की परीक्षा रविवार को है, बी की परीक्षा रविवार को है। ठीक है, अब तो सभी आ गए, ए बी सी डी ई एफ सब आ गए। डी की परीक्षा किस दिन होनी है, डी की परीक्षा होनी है मंगलवार को, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं इस सवाल में, बस एक ही चीज यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थी, वो थी ए और एफ वाली, और वो भी अगली लाइन पे क्लियर हो गई, इसलिए इस सवाल को लगाने में मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आने वाली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, जेड का अर्थ है भाग, एच का अर्थ है गुणा, एम का अर्थ है धन और टी का अर्थ ये है, समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, चाहे धन ऋण लिखा रहे, चाहे अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट किया गया हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नंबर्स लिख लेने हैं। अब आप देखिए नंबर्स मेरे पास कौन कौन से हैं। मेरे पास पहला नंबर है 52 का, नजदीक कर लेते हैं, 52 है। फिर कितना है, 36 है। फिर कितना है, 18 है। फिर 18 के बाद कितना है, 46 है। और 46 के बाद कितना है, 19 है। अब मैं ये देख लेता हूँ किसको क्या रिप्रेजेंट किया गया है। 52 के बाद एम है, तो एम को क्या बोल रहा है भाई, ये जेड का भाग एच का, एम का अर्थ है धन, ये मैंने धन लगा दिया। फिर बोल रहा है जेड, तो जेड का अर्थ क्या है, भाग, यहां मैंने भाग लगा दिया। फिर क्या बोल रहा है, टी का अर्थ ऋण है, यहां मैंने ऋण लगा दिया। तो बट नेचुरल है कि ये एच का अर्थ होगा धन, तो एच का अर्थ है गुणा, सॉरी एच का अर्थ है, ये है आपका सवाल। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया लेंदी क्वेश्चन, अब देख लेते हैं भाई क्यों हो गया लेंदी क्वेश्चन। देखिए, पहले तो आप भाग को हल करोगे तो इसका उत्तर तो यहाँ 2 आना है। फिर गुणे को हल करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 19 छक्के 114 की 4 हासिल है 11, 19 चौक 76, 76 और 11 कितना हो जाएगा, ये 87। ये माइनस में है और ये 52 है, ये प्लस है। ठीक है, अब आप देखो माइनस वाला डाटा बड़ा है, 52 और 2 54, मैं इसमें से सीधे 54 को घटा देता हूं, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2, ये 8, और इन दोनों में ऋण वाला बड़ा है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऋण 820, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो बहुत ही आप ये देख रहे हो कि सवालों में है कुछ नहीं, केवल आपके जो लगाने का जो तरीका है, आपको उस तरीके का ध्यान रखना है कि तुरंत उत्तर आ जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है सवाल, कैटेगरी के प्रत्येक अक्षर को, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो अपरिवर्तित रहेगी, चाहे नंबर्स का मामला हो चाहे अल्फाबेट्स का मामला हो। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिख ही लीजिए, कैटेगरी, कैटेगरी, ये हमने लिख लिया। अब
अब आप इसको अल्फाबेट के क्रम में लिख लीजिए। देखिए अल्फाबेट के क्रम में लिख लेते हैं। देखिए ए आ रहा है, ए मैं पहले ले लूंगा, फिर ए के बाद सी है, सी ले लूंगा, सी के बाद फिर ई है, ई ले लूंगा, ई के बाद एफ नहीं है, जी है, जी ले लूंगा, जी के बाद एम एन ओ है, ओ ले लूंगा, फिर आर एस, आर है, आर ले लूंगा, फिर एस नहीं है, टी है, टी ले लूंगा, और ये वाई ले लूंगा। अब आप देखो इसमें, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है सेम, यहाँ पे नहीं है सेम, यहाँ पे नहीं है सेम, यहाँ भी नहीं है सेम, यहाँ भी नहीं है सेम, यहाँ भी नहीं है सेम, सेम केवल इस पॉइंट पर है। मतलब कितने हैं? केवल एक। इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए वाई जेड ए बी सी डी ई एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, वही वाला सवाल आ गया जो अभी हम देख रहे थे, 6 अलग अलग मंजिलें, तो भैया 6 हम बना लेते हैं, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इमारत में सबसे अच्छा नंबरिंग भी किया है, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। ठीक है, सबसे मंजिल 2 है। इसी तरह से ऊपर की मंजिलों, केवल वाई डी और सी मंजिलों के बीच मंजिल पर रहता है। अभी इस समय कोई बी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन 6 पर नहीं, 6 पर नहीं और रहता सम पर है, मतलब या तो वो इस पॉइंट पर रहेगा और या तो वो इस पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, 6 पर नहीं। जेड सबसे निचली मंजिल पर रहता, मतलब जेड का मामला तो क्लियर, इसलिए जेड को तो मैं सीधा यहीं पर लिख दूंगा। डी बी के ठीक ऊपर है, डी बी के ठीक ऊपर है, सबसे ऊंचली मंजिल पर कौन है? डी बी के ठीक ऊपर है। अब आप मेरे को देखिए, केवल वाई डी और सी मंजिलों के बीच की मंजिल पर रहता है। अब अगर मैं डी को अगर मैं यहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं, डी को अगर मैं यहां बैठा दूं तो वाई डी और सी के बीच में रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां बैठा दूं तो बी को अगर मैं यहां बैठाऊंगा तो फिर वाई डी और सी के बीच में मेरे को कोई पोजीशन दिखिए। अगर मैं बी को यहां बैठाऊंगा तो वाई डी सी, क्या बोल रहा है? वाई डी और सी, ये डी सी और वाई, ये 3 मंजिलें मेरे को चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बैठा देता हूं तो मेरे को 3 मंजिलें मिलेंगी क्या? यहाँ पे नहीं मिल सकती। ठीक है, तो मतलब बी 100% इस जगह पर बैठेगा, मतलब बी को मैं क्लियर कट यहाँ बैठा दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब केवल क्या है? डी वाई और सी, ये आपको क्लियर करना है। वाई डी और सी मंजिलों के जेड सबसे डी बी के ठीक ऊपर है, डी बी के ठीक ऊपर है। ये लीजिए, मैं डी को ऊपर कर दिया तो यहाँ आ जाएगा वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब केवल एक ही जगह बची हुई है और वो है सबसे ऊपर वाली, और वही आपसे पूछी गई है। तो बच कौन रहा है? जेड को नहीं बैठा है ना, अभी जेड बैठ गया है, वाई भी बैठ गया है, ए नहीं बैठा है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए यहां पर जो सबसे मेन पॉइंट था वो ये वाला हिस्सा था, ये वाला। अब बी का तो ठीक है, बी के ऊपर ये वाई डी सी तो ये एक ही साथ रहेंगे ना। ये जेड बैठ चुका है, बी बैठ चुका है, तो मेरे को 3 मंजिलें चाहिए, तो 3 मंजिलें तो मुझे मिल ही नहीं रही, ना तो ऊपर मिल रही ना तो नीचे मिल रही, इसीलिए मैंने बी को कहां बैठा दिया? 4 पर। तो अब मेरे पास गुंजाइश बन गई। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले। अब देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, कहा गया, अच्छा ये वाला है मामला, ये वाला है। देखिए, अगर ये नजदीक नजदीक का मामला हो तो फिर मैं नंबरिंग नहीं करूंगा, बहुत सीधा फंडा है, बहुत सीधा सा फंडा। देखिए एफ 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 एफ, इसको मैं चेक ही नहीं करूंगा। देखिए ये है पी है और ये आर है, देखिए इन दोनों के बीच में पी और आर है, तो पी क्यू आर, तो ए के पहले जेड और जेड के पहले क्या आ जाएगा? देखिए आर के बाद पी है, तो यहां से शुरू होता, तो ये देखिए वाई जेड ए। ठीक है, तो वाई आना चाहिए मेरा दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर वाई आना चाहिए, मतलब ये वाला उत्तर तो हो ही नहीं सकता। अब इधर देखिए, इस वाले में देखिए ए और ये वाई है। ठीक है, तो अब यहां से शुरू हुआ है, तो वाई जेड और ए, मतलब ये मामला यहां से शुरू है, वाई जेड और ए, वाई जेड और ए। ठीक है ना, देखिए ए है और ये वाई है, पीछे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। तो यहाँ देखिए ए है, फिर जेड है, फिर जेड के पहले क्या आ जाएगा? जेड के पहले क्या आएगा? तो यहाँ पे आप देखो वाई है, ये इसका नंबर अगर आप देखोगे तो ये 1 है, इसका नंबर कितना? 25 है, लेकिन एक वाले को मैं 27 भी कह सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखो 12 है, तो 12 के पहले क्या आएगा? 10, और 10 का नंबर क्या हो जाएगा जी? एल था, एल था। ठीक है, तो अब जे कहां पर है? एफ वाई जे, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर देखिए के एल एम, के एल एम। ठीक है, तो आर एस टी, मतलब आर आना चाहिए, तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नंबरिंग भी कर सकते हो, देखिए ये 13 है,
13 से 11 हो रहा है, ये टी है, 20 है, तो 20 से क्या हो जाएगा 18, 18 और 18 किसका नंबर होता है, आर का नंबर होता है। लग गया सवाल, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, नंबरिंग करके कर सकें तो अच्छी बात है, मतलब थोड़ा सा वो है, और अगर बाकी आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। 2 जगह भाग लगा हुआ है, क्या मामला है। चलिए पहले मैं यहाँ भाग लगा करके देख लेता हूँ, फिर देखेंगे आगे। देखिए, धन और ऋण को बदला, गुणे और भाग को बदला है। यहाँ मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप नंबर लिखिए, 34 है, 56 है, 8 है, 2 है और ये है सवाल। देखिए, प्लस को माइनस से बदल दिया जा रहा है, तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, गुणे है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणे हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देख लेता हूं, नहीं तो फिर मैं इसको भागे करके देखता हूं अभी। ठीक है, देखते हैं उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए 8 सते 56, 7 दूनी 14, मतलब इस पूरे मामले का जो आंसर है ये कितना है 14। तो अब ये 34 माइनस 14 और प्लस 16, 34 में से 14 गया 20, 20 में 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा उत्तर 36, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल फिर वही वाला आ गया, अब आप देख लीजिए क्या है। चलो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ई एफ जी सब अलग अलग, हो सकता पहले से ही पकड़ा जाए। देखिए, या आई का नंबर कितना होता है 9, एम का नंबर कितना होता है 13, इसका नंबर कितना होता है 17, और यू भी इसका नंबर कितना होता है 21। 4 का अंतर है, 21 में से 4 गया 17, 17 में से 4 गया 13, 13 में से 4 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 5 होना चाहिए ई, ई केवल इसी में। लग गया सवाल, तीनों चेक करने पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। और अगर यहां पर चारों में अगर ई हुआ होता तो मैं ई को चेक ही नहीं करता। तो बस आपको रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग है, आप इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, बस एक बार आप उत्तर पे नजर जरूर मार लीजिए। ठीक है, तो साथियों यहां पर हमारा पेपर खत्म होता है, और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि किसी भी क्वेश्चन को आप तुरंत कैसे हल कर सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी सवालों को करने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि आप आंसर तक तुरंत पहुंच सके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, ये बात ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए उसमें सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।